नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ललित संस्थान अलवर में। और हम राजस्थान पुलिस की तैयारी विशेष रूप से कर रहे थे और इसी सिलसिले में हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार शुरू किए थे। मौलिक अधिकार हमने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उनका एक बार दोहरान कर लेते हैं। मौलिक अधिकार वो न्यूनतम से न्यूनतम अधिकार जो किसी मनुष्य को अपना विकास करने के लिए चाहिए होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में जन्म हुआ था इनका, और ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में राजा जॉन ने कुछ अधिकार अपने नागरिकों को कागज पर लिख करके दिए थे। उस कागज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का जन्म तो ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन मौलिक अधिकार सबसे पहले फ्रांस के संविधान में लिखे गए थे। मौलिक अधिकारों वाले इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, और साथ ही साथ इस भाग 3 को हम भारतीय संविधान का आधार स्तंभ यानी कॉर्नर स्टोन भी कहते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की चर्चा सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में की गई थी। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम औपचारिक मांग एनी बिसेंट के द्वारा 1915 में की गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार 1927 में मद्रास अधिवेशन में मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और मौलिक अधिकार जो हैं उनकी प्रकृति नकारात्मक है, ये वादयोग्य हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में ये 6 हैं। छठा मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, और उसे अनुच्छेद 300 कै पर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई थी। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो इसे याद करने के लिए मैंने आपको एक संख्या दी थी 5, 4, 2, 4, 2, 1, और उसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने सम स्व शोध शिक्षा का संवैधानिक उपचार है। 5, 4, 2, 4, 2, 1 समस्व शोध शिक्षा का संवैधानिक उपचार है। सम का मतलब है समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 5 यानी कि 14 से लेकर के 18 तक। स्व का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 4 मतलब 19 से लेकर के 22 तक। शो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद आते हैं 2 यानी कि 22 तक आ चुके हैं, तो 23वां और 24वां। धय का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद आते हैं 4 यानी कि 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद आते हैं 2 यानी कि 29 से लेकर के 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद है 1, और एक कौन सा 32वां, क्योंकि 31वां हमने क्या कर दिया है, निरसित कर दिया है। तो ये हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम आगे चलते हैं और आगे हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार, और हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता या समता का अधिकार। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 14 से लेकर के 18 तक। पहला मौलिक अधिकार है हमारा कौन सा, समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 14 से 18 तक। ये भी एक सवाल है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, या कौन से अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब 14 से 18 तक के अनुच्छेदों में क्या है, इन्हें याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, और ट्रिक है विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। एक एक अनुच्छेद याद होगा आपको इस ट्रिक से। इसमें वी का मतलब है
विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता वर्णित है अनुच्छेद 14 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब समान होंगे, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। अगर किसी पढ़े लिखे ने या पैसे वाले ने या बड़ी पहुंच के व्यक्ति ने या ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो भी उसे वही दंड मिलेगा जो एक साधारण व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर उसको दंड मिलता है। दूसरा है भेद, और भेद का मतलब है भेद भाव का अंत, और भेदभाव का अंत लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है आपका लोक, और लोक का मतलब है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अर्थात जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 17, अनुच्छेद 17, और 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई है, और ये लगाई गई है अनुच्छेद 17 के द्वारा। आज तक हमारे भारत में जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में यदि मौलिक अधिकार संबंध के अनुच्छेद पूछा गया है, अगर 10 बार ऐसा पूछा गया है तो 7 बार पूछा गया है अनुच्छेद 17 को कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है या अस्पृश्यता को गैर कानूनी कौन से अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया है। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और आखिरी है हमारा 18वां अनुच्छेद जिसमें उपाधियों का अंत घोषित किया गया है। किसका अंत घोषित किया गया है? उपाधियों का अंत, कि भारत में अब कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल शिक्षा और सेना को छोड़ करके अन्य किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 18 के अनुसार। आइए अब इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक एक करके देखते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। पहली बात तो ये कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इस बात से कानून के सामने, विधि के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि के सामने जब जाएंगे हम, कानून के सामने हम जब जाएंगे तो सब एक जैसे होंगे। जैसा आपने न्यायालयों के जो है पिक्चरों में सीन देखते हैं, न्यायालयों में जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों की पट्टी बंदी होती है, उसे नहीं पता होता कि ये कलेक्टर है, एसपी है, साधारण आदमी है, पढ़ा लिखा है, गंवार है, शहर का है, ग्रामीण है, वो सबको एक समान दृष्टि से देखती है। विधि के समक्ष सब समान होंगे, और इस बात को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। आजकल जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता हमने कहां से ग्रहण की थी? कहां से ग्रहण की थी? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने ये बात ली है कि कानून के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। इस बात का उल्लेख किया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। आगे चलते हैं अनुच्छेद 14 कै या 14A, और इसमें लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण। इससे तात्पर्य है कि कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, वो तो ऊपर आ गया, और कानून सबको समान सुरक्षा प्रदान करेगा, ये बात आती है अनुच्छेद 14 कै में। और इस अनुच्छेद को हमने ग्रहण किया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इस बात को ग्रहण किया है कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे
किसी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कोई हत्या नहीं कर सकता, कोई मारपीट नहीं कर सकता, उसी प्रकार साधारण व्यक्ति को भी कोई मारपीट नहीं कर सकता। अगर किसी बड़े आदमी की, पैसे वाले आदमी की, ऊंची पहुंच वाले आदमी की, बड़े अधिकारी के साथ किसी ने कोई मारपीट की तो मारपीट करने वाले को वही सजा मिलेगी जो एक साधारण व्यक्ति के साथ मारपीट करता है उसे मिलती है। यानी कि विधि सबको समान संरक्षण प्रदान करती है, सबको समान सुरक्षा प्रदान करती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जाति, धर्म और लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव अब पूर्णतः हमारे देश में बंद कर दिया गया है, जब से अनुच्छेद 15 लागू हुआ है। लेकिन इसमें एक संशय है, क्या सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिल रहे हैं? क्यों छात्रवृत्ति SC, ST, OBC को दी जाती है, सामान्य वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती? और अगर नहीं दी जाती तो क्या ये समान अवसर दिए जा रहे हैं? क्या समानता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है, हो रहा है। तो इसके लिए इसका अपवाद लिखा हुआ है अनुच्छेद 15(4) में। 15(4) कहता है कि SC, ST और OBC को आरक्षण होगा। भारत में वैसे तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 15 कहता है, लेकिन SC, ST, OBC को आरक्षण होगा। यह बात भी हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 15(4) SC, ST, OBC को आरक्षण होगा। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन बोले तो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन क्या समान अवसर उपलब्ध होते हैं? जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, SC, ST, OBC के लिए आरक्षण होता है, महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित होती हैं, तो इस बात का भी अपवाद है। इस अपवाद को लिखा गया है अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) वही बात कहता है, SC, ST, OBC को लोक नियोजन में आरक्षण होगा। भारत में SC, ST, OBC को लोक नियोजन में आरक्षण होगा। आरक्षण नहीं होगा ये बात तो कहता है अनुच्छेद 16, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, SC, ST, OBC को आरक्षण होगा। अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत छोटी सी बात। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता समाप्त। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार। अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत बोले तो कि साहब मैं आपको मेरे साथ पंगत में बैठ के खाना नहीं खाने दूंगा, मेरे साथ जो है सफर नहीं करने दूंगा,
आप जो है मेरी जाति के नहीं हो, मेरे हैंडपंप से पानी नहीं भरेंगे, हमारे मंदिर में नहीं जाएंगे, ये सब बातें किस में आती हैं? अस्पृश्यता के अंतर्गत आती हैं। और अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 के अनुसार भारतीय संविधान ने पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दिया है। जो इस तरह का कांड करेगा, जो इस तरह के कृत्य करेगा, वो सजा का हकदार होगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यानी कि भारत में अब कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल शिक्षा व सेना को छोड़कर। शिक्षा व सेना को छोड़कर के अन्य किसी भी क्षेत्र में भारत में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। शिक्षा में कोई अद्वितीय सफलता अर्जित करता है, कोई ऐसा काम करता है जो ऐसी उपाधि जो है अचीवमेंट प्राप्त करता है जो आज से पहले किसी ने प्राप्त नहीं किया, तो ऐसे लोगों को उपाधियां दी जाती हैं, जैसे पीएचडी की उपाधि दी जाती है। क्योंकि पीएचडी में प्रत्येक शोधकर्ता को एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिस पर आज से पहले किसी ने काम नहीं किया हो, और अगर वो व्यक्ति उस पर अच्छा काम करके लाता है तो उसे जो है पीएचडी की उपाधि दी जाती है। किसको? शिक्षा के क्षेत्र में। और सेना में यदि कोई व्यक्ति अदम्य साहस का परिचय देता है तो उसे भी उपाधि दी जा सकती है, लेकिन शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो ये था आपका पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और इसमें 14 से 18 तक के 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर होंगे, और इस बात को हमने ग्रहण किया है कहां से? ब्रिटेन से। दूसरा अनुच्छेद है हमारा 14A, और इसमें लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण, कानून सबको समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ये बात हमने कहां से ग्रहण की है? यूएसए से। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(4) कहता है कि SC, ST, OBC को आरक्षण होगा, जैसे छात्रवृत्ति आदि दी जाती हैं। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) कहता है कि SC, ST, OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को रोक लगा दी गई है, छुआछूत को बंद कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, कि भारत में शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यह था हमारा पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद थे कितने? 5, 4, 2, 4, 2, 1, यानी कि 5 और 4, 4 कितने? 4 अनुच्छेद। और 4 अनुच्छेद कौन कौन से? 18 तक तो वहां आ गए हैं, तो 19 से लेकर के 22 तक। और इसे भी याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक पर ध्यान देंगे। प्रेस की सूचना दो और प्राण को बंद करो। प्रेस की सूचना दो और प्राण को बंद करो। प्रेस की सूचना अनुच्छेद 19 में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 20 में आता है दो का मतलब दोष सिद्धि के संबंध
में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? 21। बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद भी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, जिसमें क्या वर्णित है? सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। कोई आपके प्राणों का हरण नहीं कर सकता, अर्थात आपको जान से नहीं मार सकता, जान से ही नहीं मार सकता। कोई आपको दैहिक रूप से भी प्रताड़ित, शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। और इस अधिकार में, दूसरे अधिकार में जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22, और 22 में लिखा हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके सारा अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था आपका दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की सूचना दो और प्राण को बंद करो। प्रेस की सूचना से मतलब है यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। और दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद कौन सा है? 20। कौन सा अनुच्छेद है? 20। प्राण से मतलब है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। और बंदी का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनुच्छेद 22। चलो विस्तार से पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें से पहली स्वतंत्रता लिखी हुई है अनुच्छेद 19 एक कै के अंतर्गत। कै की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, कै की जगह आप बी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक कै, और इसमें लिखा हुआ है वाक स्वतंत्रता। वाक या बोलने या लिखने की या विचार प्रकट करने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक कै हमें आजादी देता है वाक स्वतंत्रता। वाक बोले तो बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, विचार प्रकट करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी या सूचना का अधिकार और सूचना का अधिकार। अब आपको लग रहा होगा कि बोलने की आजादी भी कोई आजादी है, ये भी देने की जरूरत थी, संविधान में लिखने की जरूरत थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये, जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था या अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय आप शासकों की बुराई नहीं कर सकते थे। उनके जो है उनके निर्णयों के विरुद्ध आप विचार प्रकट नहीं कर सकते थे। उनकी हाँ में हाँ मिलाना बहुत जरूरी हुआ करता था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी राजा के विचार के विरुद्ध जाते हैं, तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, यहाँ तक कि चौराहों पर फांसी की सजा दे दी जाती थी। लेकिन अब चाहे किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कोई कितनी भी अच्छी योजना, कोई कितना भी अच्छा निर्णय उसने लिया हो, योजना शुरू की हो, लेकिन वो योजना अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। चाहे सारी दुनिया आपसे अलग राय रखती है, लेकिन आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 ने आपको बोलने की आज़ादी,
न केवल विचारों को बोल सकते हो, लिख सकते हो, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, उन्हें प्रेस में दे सकते हो, उन्हें जो है आप अखबारों में छाप सकते हो, रेडियो टीवी पर आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, चाहे किसी भी तरह के नेता या किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी या किसी भी जो है प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध हो, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 19(1) के अनुसार। और साथ ही साथ अनुच्छेद 19(1) क हमें देता है सूचना का अधिकार कि आप जो है किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से नाम मात्र के शुल्क पर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वह सूचना जो है संवेदनशील ना हो, ऐसी कोई सूचना नहीं हो जिसके बाहर आने से भारत में दंगे फसाद हो सकते हो, या कोई ऐसी सूचना नहीं हो जो दुश्मन देश के हाथ लग जाए तो वो उसका फायदा उठा करके हमारे देश को नुकसान पहुंचा सके। अगर वो ऐसी सूचना नहीं है तो आप जो है किसी भी तरीके की सूचना किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। छठी आजादियों में से दूसरी आजादी है हमारी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, और ये आजादी है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) हमें अधिकार देता है कि बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। आपको आजादी है, आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी संघ जो है अपना सम्मेलन या कोई सभा, कोई संगोष्ठी आयोजित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस शर्त कितनी सी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। आगे चलते हैं। अनुच्छेद तीसरी आजादी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, और ये आजादी है संघ या संगठन बनाने की आजादी, स्वतंत्रता, लेकिन सेना व पुलिस को छोड़कर। जो अनुच्छेद 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की आजादियां मिलती हैं, उनमें से तीसरी आजादी है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि आपको संघ या संगठन बनाने की आजादी होगी। संघ या संगठन बना सकते हैं आप अपना कोई भी संगठन। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का संगठन बना सकते हैं। आप कर्मचारी हैं, कर्मचारी का संगठन बना सकते हैं। आप अध्यापक हैं, आप अपना संगठन बना सकते हैं। आप बैंक कर्मचारी हैं, आपका संगठन बना सकते हैं। आप जो है किसान हैं, किसानों के संगठन बन सकते हैं। लेकिन सेना व पुलिस को छोड़कर, सेना व पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया है। जो लोग सेना में हैं या अर्धसैनिक बलों में जैसे पुलिस में शामिल हैं, उन लोगों को जो है अपना संगठन बनाने की आजादी नहीं है। आपने सामान्यतः देखा भी होगा, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल आपने सुनी होगी, डॉक्टरों की हड़ताल आपने सुनी होगी, विद्यार्थियों का आंदोलन आपने सुना होगा, किसानों का आंदोलन आपने सुना होगा, लेकिन कभी भी पुलिस ने या सेना ने कोई आंदोलन किया हो, हड़ताल की हो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें इस तरह के अधिकार नहीं है। उन्हें अनुच्छेद 19(1) नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं। चौथा अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, और इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण भारत में अबाध रूप से बिना बाधा के भ्रमण करने की आजादी। संपूर्ण भारत में कहीं पर भी बिना बाधा के आप जो है भ्रमण कर सकते हैं। सारे भारत में आप कहीं पर भी जाकर के घूम करके आ सकते हैं। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों, यह अपवाद है, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर
आप पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में भ्रमण करने से जाने से पहले आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और उस जनजाति के मुखिया से अनुमति लेनी होगी कि भाई हम आपके यहाँ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, क्या हमें अनुमति है। क्यों भाई जनजातीय क्षेत्रों में ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जनजातियाँ अभी भी जंगलों में निवास करती हैं, जिनका समाज की मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं होता है, संपर्क नहीं है उनका। और यदि आप और हम वहाँ चले जाएं तो कई जनजातियां तो ऐसी हैं, अगर आप और हम चले जाएं तो उनको शाम को सब्जी का उनका इंतजाम हो जाए, वो आपको या हमको ही काट करके बना करके खा जाएं। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में जाने से पहले हमें जो है अनुमति लेनी होगी प्रशासन से और उस जनजाति के मुखिया से। 4 आजादियां हो गई हैं। 5वीं आजादी इसके अंतर्गत आती है अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) न्याय के अंतर्गत, और इसमें आती है संपूर्ण भारत में कहीं पर भी स्थायी रूप से निवास करने की आजादी। पहले यहां पर भी एक अपवाद था, यहाँ पर जब हम इसे पढ़ते थे तो साथ में पढ़ना पड़ता था अपवाद के रूप में कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर के नागरिक ही जम्मू कश्मीर में निवास कर सकते थे, जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में के लोगों को क्या था, दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे वो और शेष भारत के भी नागरिक थे, लेकिन शेष भारत के लोग केवल शेष भारत के नागरिक थे, जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। इसलिए वो वहां जाकर के अपनी संपत्ति मकान वगैरह नहीं खरीद सकते थे, खेत आदि नहीं खरीद सकते थे, और ना ही वहां जाकर के स्थायी रूप से निवास कर सकते थे, अपना राशन कार्ड बनवा सकते थे, ना ही अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवा सकते थे। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, आप संपूर्ण भारत में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में भी जाकर के स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, अपना वोटर कार्ड या आपका राशन कार्ड वहां का आप बनवा सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है, संपूर्ण भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(च) अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)(च). ये अनुच्छेद वर्तमान में हटा दिया गया है, और इसमें था क्या, संपत्ति अर्जित करने की आजादी, कि आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। आपको अपने जो है संपत्ति को अर्जित करने का, कमा कर जोड़ने का आपको अधिकार था। लेकिन जब से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया है, कब से हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के मौलिक अधिकार को जब हटाया गया था, उसी समय अनुच्छेद 19(1)(च) को भी हटा दिया गया। यानी कि अब संपत्ति अर्जित करके रखने की आजादी अब आपकी समाप्त हो चुकी है। तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अगला जो आजादी इस अनुच्छेद के द्वारा इस अधिकार में दी गई है, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1)(छ), और इसमें लिखा गया है कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की आजादी, कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की आजादी लिखी हुई है अनुच्छेद 19(1)(छ) में। कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की आजादी कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19(1)(छ) के अंतर्गत। और क्या आजादी है ये, अब से पहले हमारे देश में ये हुआ करता था कि जाति विशेष के पेशे हुआ करते थे, कि इस जाति का ये पारंपरिक पेशा है, वो वही पेशे को करेगा, उसके अलावा किसी दूसरे पेशे को वो नहीं अपना सकता था। लेकिन अब हमारे संविधान ने जब से लागू हुआ है, आप अपना कोई भी पेशा या व्यवसाय चुन सकते हैं। आपका जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, उस जाति का पारंपरिक पेशा चाहे कुछ भी रहा हो, आप कोई दूसरा पेशा या व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा धंधा करना चाहते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए आप कोई और तरीका अपनाना चाहते हैं जो आपकी जाति के अनुसार आपको नहीं सूट करता है, तो भी आप उसे अपना सकते हैं, उस धंधे को, व्यवसाय को अपना सकते हैं, उस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अच्छा, अभी तो इसमें एक अनुच्छेद हुआ, बाकी हैं।
इसमें अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की आजादियां प्रदान करता, स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें अनुच्छेद 19 एक क में लिखा हुआ है बोलने की आजादी, वाक स्वतंत्रता, लिखने की आजादी, विचार प्रकट करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी और साथ ही साथ सूचना का अधिकार। दूसरी आजादी थी अनुच्छेद 19 एक ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की आजादी। तीसरी आजादी है अनुच्छेद 19 एक ग के अंतर्गत संघ या संगठन बनाने की आजादी, लेकिन सेना व पुलिस को छोड़कर। सेना व पुलिस के लोग अपना संगठन नहीं बना सकते। अनुच्छेद 19 एक घ में लिखी हुई है संपूर्ण भारत में बिना बाधा के कहीं पर भी भ्रमण करने की आजादी, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। अनुच्छेद 19 एक ये में लिखा हुआ है संपूर्ण भारत पर में कहीं पर भी स्थायी रूप से निवास करने की आजादी। पहले यहाँ पर भी हम अपवाद पढ़ते थे, जैसे हमने सेना पुलिस को छोड़कर या जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर के पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ पढ़ते थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, आप जम्मू कश्मीर में भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक च के अंतर्गत हुआ करती थी संपत्ति अर्जित करने की आजादी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है और उसे इसे जो है हमने कानूनी अधिकार बना दिया है अनुच्छेद 300 पर। अब आखिरी आजादी इसमें बचती है अनुच्छेद 19 एक च के अंतर्गत कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की आजादी, यानी कि आपका जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, उस जाति का पारंपरिक पेशा चाहे कुछ भी रहा हो, आप कोई दूसरा पेशा या व्यवसाय अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 हुआ है। अनुच्छेद 20 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है दोस्तों? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमें 3 प्रकार की आजादियां देता है ये। इसमें पहली आजादी है अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं कहलाएगा जब तक कि उस समय वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं है। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, समझाऊंगा तो आसानी समझ में आएगी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य तब तक अपराध नहीं कहलाएगा जब तक कि वह उस समय किसी विधि का उल्लंघन नहीं है। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझेंगे, जैसे आज हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हरे पेड़ काटने पर कोई रोक लगा दी हो या हरे पेड़ काटने वाले को सजा दी जाएगी। मैंने आज कोई हरा पेड़ काट दिया, बड़ा पेड़ था मैंने काट दिया, लेकिन इस समय हरा पेड़ काटना कोई अपराध नहीं है, किसी विधि का उल्लंघन नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद सरकार ऐसा कानून बना देती है कि जो भी हरे पेड़ को काटेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन ये कानून मेरे पेड़ काटने के 4 दिन बाद बना है, तो मुझे अब कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैंने वो कार्य किया था उस समय वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं था। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य तब तक अपराध नहीं कहलाएगा जब तक कि उस समय, किस समय? जब वो कार्य किया जा रहा है उस समय वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं है। दूसरी आजादी इस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, अनुच्छेद 20(2) के द्वारा। स्वयं के विरुद्ध
गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसा आप पिक्चरों में देखते होंगे कि किसी को पकड़ लिया शक के आधार पर और पुलिस उसको जो है पीट रही है और उससे कह रही है कि कबूल करके ये जुर्म तू नहीं किया है, ऐसा गैर कानूनी है। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिटाई के डर से पुलिस के सामने ये बयान दे भी दिया कि हाँ ये अपराध मैंने ही किया है, तो वह कोर्ट में जाकर के अपने उस बयान से मुकर सकता है। उस बयान को गवाह के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। उस बयान के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस के सामने दिए गए बयान को कोर्ट, न्यायालय नहीं मानता है, क्योंकि किसी को भी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह न्यायालय में जाकर कैसा बोल सकता है कि साहब पुलिस ने डंडा मार करके मुझे मारपीट करके मुझसे ये बात कबूल करवाई है, जबकि मैंने एक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। जैसा कि मैं अक्सर मेरी क्लास में चुटकुला सुनाता हूँ, आपको भी सुनाई देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे देशों के पुलिसमैन कहीं एक जगह इकट्ठा हुए थे और वो सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे कि हमारी पुलिस सबसे अच्छी, हमारी पुलिस सबसे अच्छी। तो उनमें शर्त लग गई कि भाई ऐसे तो कौन मानेगा तेरी पुलिस अच्छी कि मेरी पुलिस अच्छी। ऐसा करते हैं, कोई कंपटीशन रख लेते हैं, जो जीत जाएगा वही सबसे अच्छी पुलिस। तो 4-5 देशों के पुलिस वाले एक जगह इकट्ठा हुए, जंगल में चले गए और उन्होंने एक बंदर को खरगोश को पकड़ा और खरगोश को पकड़ करके जंगल में छोड़ दिया निशान लगा करके कि जो भी पुलिस वाले जिस देश के पुलिस वाले इसको सबसे पहले पकड़ करके लाएंगे, मान लिया जाएगा कि वही पुलिस सबसे अच्छी है। खरगोश को जंगल में छोड़ा, अमेरिका के पुलिस वाले गए पीछे पीछे, घंटे 2 घंटे में लौट करके आ गए, उन्हें खरगोश नहीं मिला। थोड़ी देर बाद चाइना वाले भी आ गए, उसके बाद जापान वाले भी आ गए, पाकिस्तान वाले भी आ गए, सारे देशों के पुलिस वाले लौट करके आ गए, लेकिन भारत के पुलिस वाले लौट करके नहीं आए। सुबह छोड़ा था, शाम हो गई, शाम से अगली सुबह हो गई। बाकी देशों के पुलिस वालों को चिंता हुई कि यार जंगल में छोड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय पुलिस के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, जंगल में कोई जानवर वगैरह उनको खा गया हो, चलो उनको ढूंढ के लाते हैं। तो देखा कि थोड़ी दूरी पर ही भारतीय पुलिस वालों ने एक बंदर को पेड़ से लटका रखा है और उसका डंडे बजा रहे हैं, जोर जोर से मार रहे हैं, कबूल कर तू ही खरगोश है। ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरी आजादी इस अनुच्छेद के द्वारा दी जाती है, वो है अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत। और ये आजादी है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार कोई अपराध हो गया और उसने उस एक बार किए अपराध के लिए एक बार सजा काट ली, तो अब उसे उसी एक बार किए गए अपराध के लिए दूसरी बार दंड नहीं दिया जा सकता। जो अपराध एक बार हो चुका है उसके लिए उसने सजा प्राप्त कर ली है, तो अब वो बाइज्जत बरी है, कानून के सामने वो बिल्कुल निर्दोष हो गया है। अब उसे उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। और इस कानून की जो है थोड़ी सी कमी को उजागर करते हुए भी एक बार एक फिल्म आई थी, फिल्म अमिताभ बच्चन की थी, अंधा कानून, आपने देखी हो। तो उस फिल्म में था कि साहब अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी जो है अपने खुद के कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल करवा देता है, उसे आजीवन कारावास हो जाता है। और जब अमिताभ बच्चन आजीवन कारावास सजा काट करके आता है तो उसे रास्ते में अमरीश पुरी दिख जाता है। वो सोचता है कि तू तो इसके मर्डर के अपराध में जो है 20 साल जेल के अंदर रहा है, जिंदा घूम रहा है। उसको गुस्सा आता है, वो चाकू लेकर के अमरीश पुरी के पीछे पीछे जाता है। अमरीश पुरी भागता भागता जो है जेल उसी न्यायालय में पहुंच जाता है जहां उसको सजा दी गई थी। और अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को उसी न्यायालय के बीच में जो है चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर देता है और जज से कह देता है कि जज साहब, इस अपराध के लिए मैं पहले सजा प्राप्त कर चुका हूं, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। हालांकि ये फिल्म थी, ऐसा नहीं है कि यदि पिछली बार आपको भूलवश, मानवीय भूल के कारण न्यायालय ने कोई गलत सजा दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहब एक बार अपराध करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है और उसने उसके लिए एक बार सजा प्राप्त कर ली है तो दूसरी बार उसे दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 हमें 3 प्रकार की आजादियां देता है। पहली है दोष सिद्धि के संबंध, इसमें है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहली आजादी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य तब तक अपराध नहीं कहलाएगा जब तक कि जब वो कार्य किया जाता है उस समय वह किसी कानून का, किसी विधि का उल्लंघन नहीं है। दूसरा है स्वयं के विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस जो थाने में मारपीट करती है कि कबूल कर तूने अपराध किया है, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरी आजादी इसके अंदर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 19 और 20। आगे चलते हैं अनुच्छेद 21, बहुत महत्वपूर्ण और भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। अच्छा, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, तो फिर भारतीय संविधान का कोई सबसे बड़ा अनुच्छेद भी होगा। तो सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान में सर्वाधिक शब्द जिस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं वो कौन सा है? अनुच्छेद 243। और भारतीय संविधान में सबसे कम शब्द जिस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं वो है आपका अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, लेकिन इस छोटे अनुच्छेद में जो बात लिखी हुई है वो सबसे बड़ी है। और कौन सी है? इसके अंतर्गत आजादी है किसकी? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात कोई आपके प्राणों का हरण नहीं कर सकता, अर्थात आपको जान से नहीं मार सकता। न केवल जान से मार सकता, नहीं आपको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, दैहिक रूप से भी आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक और नया पार्ट जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 कै, और इसके अंतर्गत दिया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल परीक्षाओं में इस अनुच्छेद 21A को पूछा जाता है। 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अच्छा देखो, एक बार रीट के एग्जाम में सवाल आया था कि अनिवार्य का क्या तात्पर्य है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में अनिवार्य का क्या तात्पर्य है? निःशुल्क का तात्पर्य तो हम जानते ही हैं कि फ्री में, बिना किसी चार्ज लिए, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी फीस के 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनिवार्य से क्या मतलब है? यहाँ पर अनिवार्य से मतलब यह नहीं साहब शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। अनिवार्य से मतलब है कि वो शिक्षा जो एक मनुष्य को आज के भारतीय परिवेश में अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। और अनिवार्य शिक्षा माना गया है 8वीं तक की शिक्षा को। तो यहाँ अनिवार्य से क्या मतलब है? 8वीं तक की शिक्षा की। आज हमारे भारत का जो है परिवेश ऐसा हो गया है कि कम से कम किसी व्यक्ति को 8वीं तक तो पढ़ा लिखा होना ही होना चाहिए। तो अनिवार्य से मतलब है 8वीं तक, ना कि जरूर। 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य शिक्षा घोषित की गई है। तो अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही है इस अनुच्छेद में कि इसे कब जोड़ा गया? इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। आगे चलते हैं। 19 से 22 तक के अनुच्छेद थे। 20, 19
और 19, 20 और हमने 21वां पढ़ लिया है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन इसको थोड़ा अगर सही मायने में परिभाषित करेंगे तो इसका अर्थ होगा कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से रोक, कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? सामान्यतः पहली परिस्थिति है कि यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति बीमार है, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति बीमार है। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति बीमार है तो पहले उसका इलाज करवाओ, उसके बाद उसे गिरफ्तार करो। दूसरा, गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण बताओ, कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, आप पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई है, तो उस अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका कारण जानने का अधिकार है कि भाई मुझे किस अपराध में, किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। जब तक आप कारण नहीं बताओगे उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अपने वकील, एडवोकेट से बात करने का अधिकार होगा। कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए प्रयास करेगा और अपने बचाव के लिए वो कोई वकील करेगा तो उसे वकील से बात करने दी जाए। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट कर लिया, आप उसे वकील से बात नहीं करने दे रहे हैं। हो सकता है पुलिस से गलती हो गई हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की आजादी है, न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगा, वो अपना बचाव करेगा। अपना बचाव करने के लिए उसे वकील से बात करने दी जाए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके आधार पर इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है इस अनुच्छेद को, वो है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करो। कि जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि पुलिस सजा दे सकती है। पुलिस केवल जो है सजा देने वाले के काम में सहयोग कर सकती है। किसी के विरुद्ध एफआईआर आई, जांच की, सत्य पाई गई तो आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन अगले 24 घंटे में उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी छूट दी गई है पुलिस को कि इन 24 घंटे जो बताए गए हैं इनमें यात्रा और अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए संडे का अवकाश होता है न्यायालय का और हमने किसी को शनिवार को अरेस्ट कर लिया, संडे को 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर संडे आ जाता है, संडे के दिन न्यायालय नहीं खुलता है, न्यायाधीश नहीं बैठते हैं, तो उसे अगले दिन न्यायालय में पेश करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे राजस्थान में कोई व्यक्ति अपराध करके चला गया, अपराध करके वो कहीं दूर चला गया, किसी दूसरे देश भाग गया या भारत में ही कहीं साउथ में चला गया, केरल चला गया, अब वहां से उसे अरेस्ट करके ला रहे हैं तो 2-3 दिन तो रास्ते में ही खर्च हो जाने हैं। तो उस समय वो जो यात्रा कर रहा है वहां जहां से अरेस्ट किया वहां से लेकर के और जहां उसने अपराध किया है उस न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा, तो उसमें यात्रा का समय भी काउंट नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से रोक। और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? कुछ परिस्थितियों में
गिरफ्तारी से रोक। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति बीमार है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले उसका इलाज करवाओ, स्वस्थ हो जाए तब आप उसे अरेस्ट करो। दूसरा, गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण बताओ। जैसे भी आप अरेस्ट करने जा रहे हो, जब तक उसे कारण नहीं बताओगे आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अपने वकील से बात करने का अधिकार होगा, उसे वकील से बात करने दो। और चौथा, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करो। तो ये था हमारा दूसरा मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। आज हमने पढ़े हैं 2 मौलिक अधिकार। पहला था हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित था। और दूसरा मौलिक अधिकार था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारे सवाल इस विषय से आते हैं और इस विषय के भी इसी टॉपिक से मैक्सिमम जरूर सवाल पूछा जाता है। आप इसे याद रखें। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।